हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन न्यायालय से संबंधित है। कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई और न्यायपालिका से ये सेशन आपका चालू होने जा रहा है, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग कौन है, ये बताना है। तो कानूनों की व्याख्या कौन करता है? व्यवस्थापिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका या नौकरशाही? देखिए भाई, इतने सरल प्रश्न हैं, जहाँ पे व्याख्या करने की जरूरत रहेगी वहां हम करेंगे। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है भाई न्यायपालिका। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 देख लें। प्रश्न नंबर 2 देखें। किस देश को प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है? किस देश को प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है? ब्रिटेन को या भारत को या अमेरिका को या फ्रांस को? किस देश को प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है? तो ये प्रशासनिक न्यायालयों के लिए फ्रांस को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखें। न्यायाधीशों के चयन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? न्यायाधीशों के चयन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति या व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन या जनता द्वारा निर्वाचन या राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन? तो सर्वश्रेष्ठ तरीका भाई क्या है? कार्यपालिका द्वारा नियुक्त। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। किस देश में व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? किस देश में व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? तो ये अमेरिका में करती है या भारत में या ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? तो हम आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निर्वाचन करती है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत रखा गया है? प्रश्न नंबर 5। किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत रखा गया है? ये भारत में रखा गया है या अमेरिका में या पाकिस्तान में या ब्रिटेन में? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत रखा गया है? प्रश्न नंबर 5। तो ये न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत रखा गया है अमेरिका में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। किस देश को न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए जाना जाता है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए किस देश को जाना जाता है? फ्रांस को या ब्रिटेन को या स्विट्जरलैंड को या अमेरिका को? किस देश को न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए जाना जाता है? तो उस देश का नाम है भाई अमेरिका। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? तो न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल या न्यायाधीशों को जनता द्वारा निर्वाचन या न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की सरल प्रक्रिया या न्यायाधीशों की अल्प पदावधि। तो भाई न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है न्यायाधीशों का कार्यकाल। जब कार्यकाल निश्चित होगा तो स्वतंत्रता पूर्वक अपने पद का निर्वहन करेंगे। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। किस देश में संसद का उच्च सदन अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है? प्रश्न नंबर 8 भाई देखें। तो ये अमेरिका में है या ब्रिटेन में या भारत में या फ्रांस में? किस देश के उच्च सदन अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित कर दी गई है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो ये निश्चित की गई है 9 न्यायाधीश। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आज आपका सही उत्तर होगा 9 न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 10 को देखें तो न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। ये भाई ये तो है, न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, इसमें समावेश है कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका की वैधता की जांच करना या व्यवस्थापिका द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका की वैधता की जांच करना। तो भाई इसमें प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन आप देख लें, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना न्यायिक पुनर्निरीक्षण का यही अर्थ है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सहमति पर की जाती है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सहमति से की जाती है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो उपराष्ट्रपति की सहमति से या सीनेट के या प्रतिनिधि सभा के या कांग्रेस के। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से करता है, सीनेट की सहमति से। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अवगुण बताएं। क्या है भाई इसका अवगुण? न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अवगुण क्या है? सख्त पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है। यही सही है, यही मेन अवगुण है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का संरक्षण, संघात्मक व्यवस्था का संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना, भाई कुछ नहीं। पुनर्निरीक्षण का अवगुण है सख्त पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देख लें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष। तो हम आपको बताते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 देख लें। मारवाड़ी बनाम मेडिसिन विवाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मारवाड़ी बनाम मेडिसिन विवाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए या न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए या प्रशासनविद के लिए या विधि का शासन के लिए। मारवाड़ी बनाम मेडिसिन विवाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। किन देशों में न्यायिक पुनर्निरीक्षण प्रचलित है? किन देशों में न्यायिक पुनर्निरीक्षण प्रचलित है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ब्रिटेन या अमेरिका? अमेरिका में है, ब्रिटेन में नहीं भाई, गलत। अमेरिका व स्विट्जरलैंड? अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में नहीं। अमेरिका व भारत? हाँ दोनों जगह है भाई, और यहाँ तो दोनों जगह भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कौन है? इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों का रक्षक प्रदत्त व्यवस्थापन, विधि का शासन, संसद की सर्वोच्चता, प्रशासनिक कानून। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है विधि का शासन। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं भाई? न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
विधि का शासन, जूरी प्रथा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण। बस न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं है भाई। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडल के अनेक देशों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडल के अनेक देशों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो लोकसभा है या प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति है या प्रिवी परिषद या ब्रिटिश राजमुकुट। तो भाई ये अपीलीय न्यायालय प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है भाई? तो अपील का लोकसभा, प्रिवी परिषद, राजमुकुट या संसद। तो ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 पे देख लें। विधि का शासन अवधारणा की व्याख्या करने वाला प्रमुख विद्वान या लेखक कौन है? विधि का शासन या विधि का शासन अवधारणा की व्याख्या करने वाला प्रमुख लेखक, प्रमुख विद्वान लास्की हैं या ग्लेडस्टोन या बेजार्ट या डायसी। तो विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या करने वाला प्रमुख विद्वान डायसी महोदय है भाई, डायसी महोदय। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था क्या है? ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रशासनिक न्यायालय या प्रशासनिक कानून या जूरी प्रथा या न्यायिक पुनर्निरीक्षण। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? तो प्रमुख विशेषता है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है जूरी प्रथा। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखें। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? विधि का शासन, प्रशासनिक कानून, न्यायिक पुनर्निरीक्षण या संहिताबद्ध कानून। तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है विधि का शासन। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहा जाता है? अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें। राष्ट्रपति को कहा जाता है या सीनेट को कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय को या प्रतिनिधि सभा को? अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 देख लें। अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन किसे कहते हैं? तो ये राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को या कैबिनेट को या सीनेट को। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो प्रारंभिक शक्ति प्राप्त है, अपीलीय शक्ति प्राप्त है, पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, पर परामर्श की शक्ति नहीं प्राप्त है। परामर्श की शक्ति नहीं प्राप्त है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? प्रश्न नंबर 26 देखें। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में कुल 9 न्यायाधीश होते हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, रिवीजन के तौर पे देख लें। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करते रहें ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आएँ, अच्छे से अच्छे सेशन आपके सामने रखें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या स्पीकर करता है या सीनेट करता है या उपराष्ट्रपति करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 देख लें। मारवाड़ी बनाम मेडिसिन मामले का संबंध किससे है? मारवाड़ी बनाम मेडिसिन मामले का संबंध किससे है? तो विधि के शासन से या न्यायिक पुनर्निरीक्षण से या गैरीमेंडरिक से या सीनेट का शिष्टाचार से। प्रश्न नंबर 28 मारवाड़ी बनाम मेडिसिन मामले का संबंध किससे है? तो ये संबंध न्यायिक पुनर्निरीक्षण से है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण सिद्धांत अमेरिकी शासन व्यवस्था की किस विशेषता के खिलाफ है? तो ये जन संप्रभुता के खिलाफ या विश्व के शासन के खिलाफ या संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ या शक्ति पृथक्करण के खिलाफ। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण सिद्धांत अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है भाई। आपका 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 देख लें। न्यायमूर्ति मार्शल का नाम किससे जुड़ा है? न्यायमूर्ति मार्शल का नाम किससे जुड़ा है? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करें भाई। तो विधि के शासन से या न्यायिक पुनर्निरीक्षण से या संवैधानिक कानून से या अंतर्राष्ट्रीय कानून से। न्यायमूर्ति मार्शल का संबंध किससे जुड़ा है? तो न्यायमूर्ति मार्शल का संबंध न्यायिक पुनर्निरीक्षण से जुड़ा है भाई। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सहमति से करते हैं? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर बताएं। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से करता है या कैबिनेट की सहमति से या प्रतिनिधि सभा की सहमति से या कांग्रेस की सहमति से। तो ये भाई सीनेट की सहमति से कर रहा है, सीनेट की सहमति। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1787 में हुई या 1789 में या 1790 में या 1799 में। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई भाई? तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, 1789 में। प्रश्न नंबर 33 देखें। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर करें भाई। तो स्विस जनता करती है या संघीय सभा या संघीय परिषद या स्विस राष्ट्रपति करते हैं? स्विस संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये करते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय सभा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो आजीवन रखा गया या 6 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो भाई स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है। आजीवन तो अमेरिका में रखा गया है, आजीवन अमेरिका में रखा गया है भाई, अमेरिका में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायालय को कौन सा अधिकार नहीं है? स्विट्जरलैंड संघीय न्यायालय को कौन सा अधिकार नहीं है? तो फौजदारी अधिकार है भाई, दीवानी अधिकार भी है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं है भाई, न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायालय की शक्तिहीनता का कारण क्या है?
प्रश्न नंबर 36 का उत्तर करने का प्रयास करें। स्विट्जरलैंड संघीय सभा की शक्तिहीनता का कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, न्यायाधीशों का अल्पकाल ये भी है, न्यायाधीशों को निर्वाचन ये भी है। तो आपका 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। कौन सा वक्तव्य सही है? प्रश्न नंबर 37, स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण को संघीय कानून के पुनरीक्षण का अधिकार है। नहीं भाई, गलत। 27 नंबर का ऑप्शन आपका गलत है। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण को कैंटोनों के कानूनों के पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भाई सही है। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायालय के को स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण को कैंटोनों के कानूनों का पुनरीक्षण करने का अधिकार है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न 38 पे आ जाएं। किस देश में न्यायपालिका को एक प्रशासकीय अंग माना गया है? प्रश्न नंबर 38 देखिए भाई, तो ये अमेरिका में माना गया, या फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में, या भारत में? किस देश में न्यायपालिका को एक प्रशासकीय अंग माना गया है? तो ये माना गया है भाई फ्रांस में। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन का भाव पाया जाता है? किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन का भाव पाया जाता है? तो अमेरिका में है, या भारत में, या फ्रांस में, या जापान में? तो भाई जापान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव पाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रशासकीय न्यायालय के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है? किस देश में प्रशासकीय न्यायालय पाया जाता है? तो इंग्लैंड में मिलते हैं ऐसे न्यायालय, या स्विट्जरलैंड में, या अमेरिका में, या फ्रांस में? तो प्रशासकीय न्यायालय के लिए प्रसिद्ध देश है फ्रांस। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, फ्रांस की संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फ्रांस की संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये गणतंत्र का राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री, या सीनेट का अध्यक्ष, या जनता द्वारा निर्वाचित? तो फ्रांस की संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गणतंत्र का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। फ्रेंच संवैधानिक परिषद का कौन सा लक्षण नहीं है? फ्रेंच संवैधानिक परिषद का कौन सा लक्षण नहीं? ये अस्थायी संस्था नहीं भाई, स्थायी संस्था है, बस यही लक्षण नहीं है। इसमें 9 सदस्य होते हैं, ये विधियों की व्याख्या करती है। इसके 3 सदस्यों की नियुक्ति सीनेट का अध्यक्ष करता है। तो फ्रेंच संवैधानिक परिषद का कौन सा लक्षण नहीं है? प्रश्न का 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 देखें, फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय कौन सा है? फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय राज्यसभा है, या प्रीवी परिषद, या राज्य परिषद, या सीनेट? प्रश्न नंबर 43 को उत्तर करें भाई। तो फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है राज्य परिषद। 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। सामान्य न्यायालयों के साथ फ्रांस में किस प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं? सामान्य न्यायालयों के साथ फ्रांस में किस प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं? फ्रांस में बताइए कैसे न्यायालय पाए जाते हैं सामान्य न्यायालयों के साथ? तो प्रशासकीय न्यायालय। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। फ्रांस में किस संस्था के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? फ्रांस में किस संस्था के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? प्रश्न नंबर 45 देखें भाई, तो ये शांति न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है भाई। प्राथमिक न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील की जाती है, संविधान परिषद के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
प्रोक्यूरेटर का पद किस देश के संविधान में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर करें भाई। प्रोक्यूरेटर का पद किस देश के संविधान में पाया जाता है? तो इंग्लैंड में पाया जाता है, या अमेरिका में, या चीन में, या जापान में? तो प्रोक्यूरेटर का पद भाई चीन में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 देख लें। चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? चीन में न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? प्रश्न नंबर 47 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, या राजपरिषद, या जनता, या साम्यवादी दल? तो चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 देखें। चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भाई प्रधानमंत्री के प्रति है, या राजपरिषद के, या राष्ट्रीय जन कांग्रेस के, या राष्ट्रपति के? तो चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है भाई। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 देख ले भाई। चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? प्रश्न नंबर 49 देखें, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है भाई? तो संविधान की व्याख्या, या महाभियोग, या न्यायिक पुनरीक्षण, या महाभियोग लगाना, या उपयुक्त सभी? तो चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? वो संविधान की व्याख्या का नहीं प्राप्त, न्यायिक पुनरीक्षण का नहीं प्राप्त, महाभियोग नहीं लगा सकता। अर्थात 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।